नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोरोना पर नजर। तो जब हम अपने रखते हैं हौसले बुलंद, तभी हम लड़ पाएंगे कोरोना के खिलाफ जंग। लगातार इस मंच के माध्यम से लॉकडाउन 3.0 की भी अगर हम बात करें, हमारा जो आह्वान है वो लगातार एक ही है आपसे, और आप सभी जानते हैं कि वो आह्वान, वो अपील क्या है। वो अपील है स्टे होम स्टे सेफ, क्योंकि अगर आप घर पर हैं तो आपके साथ जो जुड़े लोग हैं वो भी सुरक्षित हैं, और जो एक चेन है जिसको तोड़ने की कोशिश लगातार और उसकी कवायद पूरा भारतवर्ष कर रहा है, उसमें भी आपका एक अतुलनीय योगदान माना जाएगा। क्योंकि ये जो पूरा बुलेटिन है वो कोरोना पर है। आइए उसी से जुड़ी फास्ट न्यूज पर सबसे पहले डालते हैं एक खास नजर। कोरोना वायरस के खतरे को मात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस वैक्सीन कार्यक्रम के विकास, जांच और टेस्टिंग प्रगति को लेकर की समीक्षा बैठक। फिलहाल देश में अभी 30 तरह की ऐसी वैक्सीन है जिन पर अलग अलग चरणों में चल रहा है काम। विदेशों में फंसे करीब 15,000 भारतीयों को लाने के लिए भारत सरकार की विशेष मुहिम कल से होगी शुरू। 7 दिनों में 13 देशों से भारतीयों को लाने के लिए 64 उड़ानें और नौसेना के 3 जहाजों की ली जाएगी मदद। केवल कोरोना के लक्षण रहित नागरिकों को ही मिलेगी आने की इजाजत। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन के साथ तैयारियों पर मंत्री समूह की बैठक में हुई चर्चा। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कंटेनमेंट रणनीति और कोविड-19 के प्रबंधन के सभी पहलुओं पर हुई चर्चा। केंद्र सरकार ने किया ऐलान, उत्तर पूर्वी दिल्ली के छात्रों को छोड़कर इस साल नहीं होंगी पूरे देश में सीबीएसई बोर्ड की 10वीं कक्षा की बची हुई परीक्षाएं। जेईई मुख्य परीक्षा 18 से 23 जुलाई के बीच, जबकि नीट की परीक्षा 26 जुलाई को होगी। जेईई एडवांस परीक्षा का अगस्त में किया जाएगा आयोजन। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या हुई 33,514। इलाज के बाद 14,182 मरीज हुए स्वस्थ। संक्रमण की चपेट में आने से 1,694 लोगों की मौत। और दुनिया भर में अभी तक कोरोना से करीबन 36 लाख लोग संक्रमित, तो 2,57,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। अमेरिका में 12 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित और 71,000 से जो अधिक हैं उन लोगों की हुई मौत। तो देश में जारी कोरोना संकट के बीच कोरोना वायरस वैक्सीन कार्यक्रम की प्रगति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस को लेकर बनाई गई टास्क फोर्स मीटिंग की अध्यक्षता की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसके विकास, जांच, टेस्टिंग को लेकर जो मौजूदा स्थिति है यानी करंट सिचुएशन है उसका जायजा लिया। आइए समझने की कोशिश करते हैं ग्राफिक्स के जरिए। साफ तौर पर पीएम ने वैक्सीन के विकास, दवा खोज, निदान, परीक्षण पर भारत के जो प्रयास हैं उसकी वर्तमान स्थिति पर समीक्षा बैठक की है। और अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो जो भारतीय वैक्सीन कंपनियां हैं वो अपनी गुणवत्तापूर्ण निर्माण क्षमता के लिए जानी जाती हैं, काफी मशहूर हैं जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो। और अभी 30 तरह की ऐसी वैक्सीन है जिन पर अलग अलग चरणों में काम चल रहा है, और जो मौजूदा ड्रग्स हैं उन पर भी काम किया जा रहा है कि किस तरह से वो इस्तेमाल में लाई जा सकती हैं। और एक नई तरह की ड्रग्स बनाने के साथ में प्रयोगशाला में इस बात की भी जांच की जा रही है। एक अहम बात यह भी है कि जो पौधे हैं उनमें कोरोना वायरस विरोधी तत्वों को ढूंढने पर भी जोर दिया जा रहा है ताकि वैक्सीन बनाने में मदद मिले। और इस शोध में, इस दिशा में अकादमिक शोध संस्थान जो हैं वो कार्य कर रहे हैं। जो कई स्टार्टअप्स हैं वो भी अपना योगदान दे रहे हैं ताकि हम कहीं ना कहीं इस रिसर्च को आगे लेकर जाएं। और प्रधानमंत्री ने अकादमिक जगत, इंडस्ट्री और उसके साथ साथ किस तरह से वो सरकार के साथ काम कर रहे हैं उसकी काफी तारीफ की है, और ये भी कहा कि परस्पर सामंजस्य और गति के साथ वैक्सीन विकसित करने की दिशा में काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी के जो वैज्ञानिक हैं उनके एक साथ काम करने को लेकर भी उनकी प्रशंसा की। और प्रधानमंत्री ने ये भी क्या कहा कि एक हैकाथॉन जो है उसका आयोजन होना चाहिए, जिसका सुझाव प्रधानमंत्री ने
दिया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने की है ये समीक्षा बैठक, जो साफ तौर पर किस तरह से वैक्सीन को और इस दिशा में हम आगे कैसे बढ़ेंगे उसको लेकर मुख्य रूप से चर्चा हुई। वहीं दुनिया के कई मुल्कों में बड़ी संख्या में ऐसे भारतीय हैं जो कोरोना संकट की वजह से फंसे हुए हैं और अपने देश वापस आना चाहते हैं, क्योंकि देशों ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी लगाई है, लिहाजा देश वापसी की कोई राह नजर नहीं आ रही थी। और ऐसे हालात में भारत सरकार एक बार फिर इन सभी की सहायता के लिए आगे आई है। 7 मई यानी कल से वंदे भारत मिशन शुरू हो रहा है और इसके तहत लगभग 2 लाख भारतीयों ने अभी तक स्वदेश वापसी की इच्छा जाहिर की है। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। भारत सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को चरणबद्ध तरीके से वापस भारत लाने के लिए कमर कस ली है। इस संबंध में पूरी योजना और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स तैयार किए गए हैं। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए 7 मई से 13 मई तक 64 विमानों का परिचालन होगा, जिसके लिए विदेश मंत्रालय के दूतावास और उच्चायोग ऐसे भारतीय नागरिकों की सूची तैयार कर रहे हैं। इस सुविधा के लिए यात्रियों को भुगतान देना होगा। This is easily the most comprehensive and complicated and challenging evacuation plans, because it's not a evacuation plan which is being held in a normal setting. I mean, we're dealing with an invisible enemy. We are dealing with a virus whose behavior is difficult to predict. And any plan that we make, when we did a civil aviation lockdown, we did it in the expectation that after a while we will get a control on the numbers. And I'm very happy to share with you my assessment that the Prime Minister's very bold, timely and early action has been able to contain the overall numbers. उड्डयन मंत्रालय ने पहले सप्ताह में 64 उड़ानों के जरिए 14,800 फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने की योजना तैयार की है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इसमें राज्य सरकारों का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी संबंधित एजेंसियां और मंत्रालय व्यापक स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की चुनौती को देखते हुए नियमों का पालन और पूरी एहतियात अत्यंत आवश्यक है। As the Ministry of External Affairs and the other concerned agencies, the concerned state governments considered this number, it is my understanding that the indication was that many more people, that is over and above the 190,000 expressed an interest to travel. But definitely we will have to make sure that we deal with numbers which can be transported safely and which are welcomed by the receiving states, along with all the health infrastructure that will be required. इस संबंध में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट किया कि वंदे भारत मिशन की तैयारियां शुरू हैं, सभी लोग भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें। दरअसल वंदे भारत मिशन कोरोना के चलते एक जटिल और अत्यंत व्यापक मिशन है, लेकिन भारत सरकार हर आपदा की स्थिति में हमेशा अपने नागरिकों के साथ खड़ी रही है। कोरोना आपदा के समय भी जहां वुहान, ईरान जैसे संक्रमित देशों से भारतीयों को स्वदेश वापस लाया गया है, तो वहीं इससे पहले भी खतरनाक हालात में आपदाओं के वक्त यमन जैसे देशों से भी भारत सरकार भारतीयों ही नहीं, अन्य देशों के नागरिकों को भी निकालने में पीछे नहीं रही है। डीडी न्यूज़। और वहीं गृह मंत्रालय ने उन भारतीयों के लिए एसओपी जारी की है जो विदेश से भारत आना चाहते हैं। इसके अनुसार अगर हम ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करें तो ये सुविधा उनके लिए है जो आकस्मिक रूप से वापस आना जिनका जरूरी है। संबंधित देश के भारतीय दूतावास में उन्हें रजिस्टर करना होगा। कोविड जांच के बाद स्वस्थ लोगों को मौका मिलेगा। यात्रा का जो खर्च है वो उसी संबंधित व्यक्ति को देना होगा। ये विदेशों में फंसे भारतीयों के लिए दिशा निर्देश है। वहीं फ्लाइट के दौरान कोविड-19 के जो हेल्थ नियम उसका पालन करना जरूरी और स्वदेश पहुंचने पर भी उन लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। साथ ही आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना प्राथमिकता होगी, जरूरी है। वहीं गृह जिले यानी कि अपने घर में जब वो पहुंचेंगे तो 14 दिनों के लिए उन्हें क्वारंटीन भी किया जाएगा। तो विदेशों में जो फंसे हुए भारतीय स्वदेश वापस आएंगे, जिनके लिए हम बात कर रहे हैं कि ये मिशन चलाया जा रहा है, तो उनके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल उच्च स्तरीय मंत्री समूह की 14वीं जो बैठक है उसकी अध्यक्षता की। बैठक में कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा, निगरानी और आकलन किया गया। बैठक में कंटेनमेंट रणनीति और कोविड-19 के प्रबंधन के पहलुओं पर गहन विचार विमर्श किया गया। मंत्री समूह ने इस बात की सराहना की कि अब
मृत्यु दर करीब 3.2% है और रोगियों के ठीक होने की दर 25% से अधिक। देश में लॉकडाउन के साथ क्लस्टर प्रबंधन और कंटेनमेंट रणनीति का सकारात्मक प्रभाव माना जा सकता है। मंत्री समूह ने पीपीई, मास्क, वेंटिलेटर की गुणवत्ता नियंत्रण के सख्त उपाय करने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके लिए निर्धारित गुणवत्ता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए रैंडम जांच पर भी जोर दिया गया है। और अगर हम भारत में कोरोना वायरस की जो संक्रमण है उस स्थिति की बात करें तो देश में कोरोना वायरस संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 33,514 है। वहीं देश भर में 14,182 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि संक्रमण की वजह से 1,694 लोगों की जान जा चुकी है। सरकार की कोशिश है कि लॉकडाउन की मदद से कोरोना संक्रमण को काबू में रखा जा सके। इसलिए लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहें और लॉकडाउन की जो दिशा निर्देश हैं उसका पालन करें, जिसका जिक्र लगातार हम भी आपसे करते हैं। और अब बात करते हैं कोरोना के खिलाफ जारी जंग से जो जुड़ी हुई जमीनी हकीकत है उसकी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जाम्स को लेकर। एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए होने वाली नीट परीक्षा का आयोजन 26 जुलाई को होगा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक वेबिनार माध्यम से छात्रों के साथ संवाद करते हुए ये जानकारी दी। साथ ही उन्होंने जेईई मुख्य परीक्षा की जो डेट्स हैं उसकी भी घोषणा की और कहा कि सीबीएसई बोर्ड के बचे हुए विषयों की जो परीक्षा की डेट्स हैं उनकी घोषणा 1-2 दिन में की जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को वेबिनार के माध्यम से देश भर के छात्रों से संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी। विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं से जुड़ी छात्रों की चिंताओं का समाधान करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री ने कई अहम ऐलान किए। उन्होंने ऐलान किया कि मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस कोर्सेज में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली नीट परीक्षा अब 26 जुलाई को होगी। पहले ये परीक्षा 3 मई को होनी थी, जिसे लॉकडाउन के चलते टाल दिया गया था। इसके अलावा इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए जेईई मुख्य परीक्षा अब 18 से 23 जुलाई के बीच होगी, जबकि जेईई एडवांस परीक्षा जो पहले 17 मई को होनी थी वो अब अगस्त महीने में होगी। हमने तय किया है कि 19 जुलाई 2020 से 23 जुलाई 2020 तक ये जेईई की परीक्षाएं होंगी। 16,84,000 छात्र इस समय नीट की परीक्षा में बैठ रहे हैं। 26 जुलाई को नीट की जो परीक्षा होगी उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं दें। रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि आईआईटी और एनआईटी संस्थानों से इस साल फीस न बढ़ाने को कहा गया है। उन्होंने साथ ही कहा कि सीबीएसई और एनसीईआरटी की किताबें सभी राज्यों को उपलब्ध करा दी गई हैं ताकि छात्रों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। लॉकडाउन की वजह से विभिन्न राज्यों में फंसे छात्रों के बारे में उन्होंने कहा कि 80% से अधिक छात्र अपने घर जा चुके हैं। जो बचे हुए हैं उन्हें उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। मानव संसाधन विकास मंत्री के ऐलान से देश भर के छात्रों ने राहत की सांस ली है। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वहीं केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर कहा कि देश भर में सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षाएं नहीं होंगी। हालांकि उत्तर पूर्वी दिल्ली को इससे अलग रखा गया। यहां छात्रों को परीक्षा की तैयारी के लिए 10 दिन का अतिरिक्त समय मिलेगा। और अब खबर महाराष्ट्र से। लॉकडाउन के तीसरे चरण में महाराष्ट्र सरकार ने कुछ शर्तों के साथ शराब की दुकान खोलने की इजाजत दी थी, लेकिन मुंबई महानगर पालिका के नए निर्देश के मुताबिक सभी शराब की दुकानों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश जारी किया गया। मुंबई में अब सिर्फ जरूरी वस्तुओं की दुकानें ही खुली रहेंगी। दरअसल अब शराब की दुकानों के बाहर भीड़ द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने के बाद बीएमसी ने यह फैसला लिया। इसके साथ ही दूध, सब्जी और फल की दुकान भी खुली रहेगी। तो कोरोना से लड़ने में सैनिटाइजर्स की जरूरत को देखते हुए अब इसका उत्पादन देश में ही पूरा किया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में बड़ी मात्रा में इसका उत्पादन चल रहा है। गाजियाबाद और हापुड़ जाकर इसका जायजा लिया हमारे डीडी न्यूज संवाददाता ऋषि कुमार ने। देखते हैं ये रिपोर्ट। कोरोना से जंग के दौर में जब आप घर से बाहर अपने काम पर हैं, तब हाथों को वायरस से मुक्त करने में सैनिटाइजर की अहम भूमिका होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए देश में सैनिटाइजर का उत्पादन बड़ी मात्रा में शुरू हो चुका है।
दिल्ली एनसीआर में ही हो रहे उत्पादन में अब हजारों लीटर सैनिटाइजर प्रतिदिन तैयार किया जा रहा है। ऐसी ही एक यूनिट हापुड़ में है, जिसमें WHO के तय मानकों के आधार पर करीब 40,000 लीटर सैनिटाइजर प्रतिदिन तैयार हो रहा है। लगता है आने वाले 1.5 से 2 साल तक तो इसकी कंजम्पशन दिन पर दिन बढ़ेगी। अभी लॉकडाउन के चलते शायद थोड़ा सा कम है, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा थोड़ी सी छूट मिलेगी इंडस्ट्रीज को और मॉल्स वगैरह को, मार्केट्स को खुलने की, तो इसकी कंजम्पशन बढ़ती रहेगी धीरे धीरे, डे बाय डे। और यूरोप भी काफ़ी डिपेंड है इस समय इंडिया के ऊपर एक्सपोर्ट्स में, इंपोर्ट्स के लिए, तो बाहर के भी ऑर्डर्स हैं सैनिटाइज़र को लेकर के। सैनिटाइजर के निर्माण में 70 से 80% अल्कोहल होता है, बाकी में हाइड्रोजन परऑक्साइड, ग्लिसरीन, परफ्यूम और पानी होता है। देश में इस समय सरकार ने करीब 400 लाइसेंस सैनिटाइजर उत्पादन के लिए दिए हैं, जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश में 100 लाइसेंस दिए गए हैं। आने वाले समय में कोरोना से जंग में सैनिटाइजर का भी अहम रोल है, क्योंकि हम जब घर से बाहर होते हैं तो हमारे पास अपने हाथों को सुरक्षित करने का एकमात्र यही साधन है, और इस साधन को हम देख रहे हैं कि देश भर में बड़ी मात्रा में तैयार किया जा रहा है, और इसे तैयार करने में जो मेहनत और जो परिश्रम है वो कामगारों का है। देश कोरोना से लड़ने के लिए तैयार है और लड़ भी रहा है, और जीत भी हमारी होगी। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, गाजियाबाद। और यही उम्मीद हम भी करते हैं कि कोरोना से जो जंग हम लड़ रहे हैं उसमें जीत हमारी होगी। और वहीं कोविड-19 के प्रकोप के बीच कुछ राज्यों से अच्छी खबरें आ रही हैं, आइए एक नज़र उन पर भी डाल लेते हैं। तो लॉकडाउन के दौरान काफ़ी सामाजिक संस्थाएं ज़रूरतमंदों की जो मदद है उनके लिए सामने आ रही हैं। महावीर इंटरनेशनल भी एक ऐसी ही संस्था है जो देश भर में जो ज़रूरतमंद हैं उन तक भोजन, राशन और मास्क पहुंचाती है। और इस संस्था का दिल्ली में जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। ये है पूर्वी दिल्ली में डीएनडी और मयूर विहार के नजदीक यमुना खादर का वो इलाका जहां काफी दिहाड़ी मजदूर और उनके परिवार रहते हैं। लॉकडाउन के दौरान ऐसे ही जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाने में काफी सामाजिक संस्थाएं आगे आई हैं, जिनमें से एक है महावीर इंटरनेशनल। इनके सदस्य वीरा विजन के माध्यम से पहले इलाके को सैनिटाइज करते हैं और वहां सामाजिक दूरी बनवाते हुए ये जरूरतमंदों को पहले मास्क प्रदान करते हैं और फिर दिया जाता है इन्हें भोजन। यमुना खादर की ही तरह दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लोगों तक मदद पहुँचाई जा रही है। महावीर इंटरनेशनल दिल्ली की स्थापना 1975 में हुई थी और इसके 400 से अधिक केंद्र सारे देश में और विदेशों में कार्य कर रहे हैं और स्वास्थ्य और एनवायरनमेंट के क्षेत्रों में विशेष कार्य कर रहे हैं। कोविड-19 के दौरान में हमारे 212 सेंटर्स एक्टिवली इसमें कार्य कर रहे हैं। 7,43,70,000 का अभी तक खर्च कर चुके हैं। तो ये हमारी 212 संस्थाएं हैं ऑल ओवर इंडिया है जो जुड़े हुए हैं एपेक्स से, और वो सारा यहाँ पर ऑल इंडिया लेवल पे कर रहे हैं। वैसे तो 400 संस्थाएं हैं, पर 212 का डेली रूटीन है। ये कहानी केवल दिल्ली की ही नहीं है, बल्कि महावीर इंटरनेशनल लॉकडाउन में देश भर में सक्रिय रूप से अपने काम को अंजाम देता नजर आ रहा है। 212 संस्थाओं के जरिए महावीर इंटरनेशनल लॉकडाउन में अब तक देश भर में 1,01,684 राशन बैग, 3,66,125 भोजन पैकेट, 1,52,000 मास्क, 65,000 सैनिटाइजर और 871 पीपीई किट बांट चुका है। हम दिल्ली के यमुना खादर के उस इलाके में हैं जहां पर काफ़ी संख्या में ज़रूरतमंद लोग रहते हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जिनकी फ़िलहाल कहीं न कहीं आमदनी के जरिया बंद हो रखा है। ऐसे में उन लोगों तक भोजन मुहैया कराने का बीड़ा उठाया है महावीर इंटरनेशनल और वीरा विजन ग्रुप ने। और आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो भोजन लेते नज़र आ रहे हैं। कैमरामैन प्रमोद देवी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और आइए बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां नासिक जिले के आदिवासी बहुल क्षेत्र में आशा कार्यकर्ता कोरोना के प्रति जागरूकता बढ़ा रही हैं। ये आशा कार्यकर्ता लोगों को कोरोना से बचाव के उपाय और सावधानियों के विषय में जानकारी भी मुहैया करवा रही हैं।
तो लॉकडाउन की तीसरी मियाद बढ़ने के साथ साथ लोगों की मदद और छात्रों की मदद करने की जो मुहिम है वो तेज हो गई है। खासकर अपने घर से दूर दूसरे राज्यों के मजदूरों की मदद के लिए भी कई संगठन और ऑफिसर्स आगे आए हैं। दिल्ली से लेकर पंजाब तक ऐसी ही एक मुहिम को दीपिका देशवाल आगे बढ़ा रही हैं। कैसे, आइए जानते हैं। लॉकडाउन में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने पेशे से इतर लोगों की शिद्दत से मदद कर रहे हैं। पंजाब सरकार में डीएजी ऑफिसर दीपिका देशवाल ऐसा ही एक नाम है, जो गरीब लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने के साथ साथ उन्हें घर तक पहुंचाने में भी भरपूर मदद कर रही हैं। मोस्टली पंजाब से काफ़ी कॉल आते हैं कि भाई ऐसे ऐसे ये सब है। कई बार दिल्ली से भी आते हैं, तो मेरा जो बेस्ट होता है, बी पराग है, संग्राम है, उसके काफ़ी नोन थे, तो इन सब लोगों ने कांटेक्ट किया और मैंने अपनी बेस्ट कोशिश की और उनकी पूरी मदद की। दीपिका के इस अंदाज की तारीफ बॉलीवुड तक भी पहुंच गई है। मशहूर कलाकार राजपाल सिंह कहते हैं, दीपिका, आप जो हैं, जैसा मैंने सुना कि लोगों को सही सलामत उनके घर तक पहुंच जाने में जो अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई। संग्राम सिंह, मशहूर सिंगर बी पराग और देशी कलाकार केडी ने भी दीपिका देशवाल की तारीफ के कसीदे गढ़े हैं। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो इतने जरूरतमंद की मदद कर रहे हैं, वाकई सराहनीय पहल है। इतने लोगों को उन्होंने, जो बेचारे दिल्ली में फंसे हुए थे और कई स्टेट्स में जो अपने घर नहीं जा पा रहे थे, उनको अपने घर सही सलामत उन्होंने पहुंचाया। दीपिका जी ने बहुत बड़ा पुण्य आप कमा रही है कि लोगों को उनके घरों तक पहुंचा रही है। आप इसमें लगे रहिए, ये अच्छा काम आप करते रहिए। बिहार के गया जिले के 19 परिवार जो वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आए थे और लुधियाना में फंस गए, उन्हें भी दीपिका ने सहारा दिया। वैष्णो माता जी के दर्शनार्थ आए थे, इधर लौटते वक्त लुधियाना में लॉकडाउन में हम लोग फंस गए हैं। दीपिका जी के माध्यम से प्रशासन द्वारा हमें राशन सामग्री मिली। दीपिका जैसी कोरोना योद्धा ने लॉकडाउन में लोगों की मदद कर उम्मीदों का एक दिया जलाया है। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ऐसे ही लोगों के जज्बे को हम भी करते हैं सलाम। और वहीं अब बात करते हैं आरोग्य सेतु ऐप बनाने वाली टीम की, जिसने एक बार फिर दोहराया है कि इस ऐप के चलते लोगों की निजी और संवेदनशील जानकारियों से किसी तरह का समझौता नहीं होता। टीम का कहना है कि आरोग्य सेतु ऐप पूरी तरह से सुरक्षित है। टीम ने एक एथिकल हैकर के दावे को खारिज करते हुए ये बयान दिया, जिसमें उसने ऐप को लेकर कुछ सवाल उठाए। ट्वीट कर टीम ने जानकारी साझा की है कि आरोग्य सेतु ऐप का डेटा और तंत्र पूरी तरह से सुरक्षित है और इसमें सेंध नहीं लगाई जा सकती। और आइए बात करते हैं फैक्ट चेक की। पीआईबी फैक्ट चेक ने व्हाट्सएप पर एक फेक खबर का पर्दाफाश किया, जिसमें दावा किया गया था कि कोरोना महामारी के कारण 17 मई 2020 तक लॉकडाउन की वजह से मोबाइल कंपनियों ने सभी मोबाइल यूजर्स को फ्री इंटरनेट देने का ऐलान किया। पीआईबी फैक्ट चेक के ट्वीट में स्पष्ट किया गया कि यह दावा बिल्कुल झूठा है और ये लिंक फर्जी है। दूरसंचार विभाग ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया। लोगों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी असत्यापित जानकारी को फॉरवर्ड ना करें। और आइए अब देखते हैं दुनिया भर में कोरोना का हाल क्या है, डालते हैं उस पर एक नजर। और सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की, जहां कोविड-19 से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 71,000 के पार चला गया। संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 12 लाख से ज्यादा हो गई। विश्व में इस महामारी से सबसे ज्यादा मौतें अमेरिका में ही हुई हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि व्हाइट हाउस की कोरोना वायरस टास्क फोर्स अपना काम रोक देगी। देश अब इस महामारी के प्रसार से निपटने के दूसरे चरण में प्रवेश कर चुका है। कोविड-19 की दूसरी लहर के बारे में विभिन्न वैज्ञानिक रिपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए ट्रंप ने इस महामारी को एक बुरा दुश्मन करार दिया। और कोरोना संकट के वक्त में सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं फ्रंटलाइन वर्कर्स। अमेरिका के सेंट जोसेफ हॉस्पिटल में नर्सेज ने डांस के जरिए अपना तनाव दूर किया। असल में पिछले 45 दिनों से कोरोना वायरस से जंग लड़ रही एक मरीज के ठीक होने और उसे छुट्टी मिलने पर इन नर्सेज ने आपस में नाच गाकर जश्न मनाकर उसकी हौसला अफजाई की। नर्सों की इस खुशी में एक बैंड ने भी मधुर संगीत के जरिए उनका साथ दिया। आर्मांडो मेंडोजा नाम के इस मरीज को नर्सेज और अस्पताल के अन्य कर्मचारियों ने खुशी के साथ विदा किया।
तो ये कोरोना वॉरियर्स जो हैं वो लोगों में उत्साह का संचार करते हुए, वहीं अगर फ्रांस की अगर हम बात करें तो कोरोना वायरस के कारण लगाएगा लॉकडाउन में ढिलाई की तैयारी कर रहा है। फ्रांस देश में कुछ शैक्षणिक संस्थान भी दोबारा खोले जाएंगे। मार्च के मध्य से बंद किए गए केजी और प्राथमिक स्कूल में स्वच्छता की कड़ी शर्तों के साथ 12 मई से कक्षाएं दोबारा शुरू हो जाएंगी। ज्यादातर कक्षाओं में अधिकतम 15 बच्चे ही बैठाए जाएंगे और शारीरिक दूरी के जो नियम हैं उनका पालन किया जाएगा। माध्यमिक स्कूलों को दोबारा खोलने का फैसला हर क्षेत्र में कोरोना वायरस के फैलाव की स्थिति को देखते हुए लिया जाएगा। हाई स्कूल फिलहाल बंद ही रहेंगे। फ्रांस में कोविड-19 से 25,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और कुल मामलों की संख्या 1,70,000 के पार चली गई। हालांकि मौत की दर में कमी आई है और गंभीर मामलों की संख्या भी लगातार घट रही है। और कोरोना संकट के वक्त तमाम चुनौतियों के बीच एक बड़ी चुनौती है गलत फॉरवर्ड्स। इस वक्त हमारे ही बीच कई लोग जाने अनजाने ऐसे कई मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं जिनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं होता, बल्कि ये मैसेज समाज में गलत संदेश देते हैं। और इस खास कार्यक्रम के अंत में हम आपको दिखाते हैं हमारे सितारों की एक अपील, मत करें फॉरवर्ड। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत।